आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पहले ये हुआ करता था कि कहीं सीमा पर लड़ाई छिड़ती थी तो कहा जाता था कि क्या कहीं चुनाव होने वाला है क्या? अब उसका ठीक उल्टा हो रहा है। घर में जब धुआंधार घमासान मचा हो, तो इसका मतलब है कहीं चुनाव होने वाला है। वही स्थिति है, भारत में इस समय घमासान मचा हुआ है। तू डाल डाल हम पास पास, लोग दौड़ा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ये चोर है, ये चोरी किया, यहाँ भागा, वहां भागा। और आदमी है कि इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, केवल भागम भाग मची हुई है। और उस भागम भाग में जो एक बड़ा मामला निकल करके आया है, जो चोरी पकड़ी गई है, संभावना तो थी ही, लेकिन इनको था कि हम बच जाएंगे। वो है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कहाँ से आया, कौन दिया, किसको दिया, कब दिया, देने से पहले उसकी क्या सिचुएशन थी, देने के बाद क्या सिचुएशन हुई, क्या वो जो देश की संपदा को एक तरीके से माफ किया गया, क्या उसी माफी में से तो निकल के नहीं आया, ये सारी चीजें हवा में तैर रही थी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, निर्वाचन जी, निर्वाचन आयोग जी, आप इसका जवाब दीजिए। ये बॉन्ड किसका है, कौन दिया, क्या दिया, इसको आप दीजिए, और दीजिए ही मत। उसने एफबीआई को निर्देशित किया कि आप इसका तत्काल हिसाब दीजिए। और फिर भी इन्हें समय चाहिए। वो एफबीआई जिसको कि मिनट मिनट का रोज उसको अपना अकाउंट क्लोज करने से पहले सारा अपना लेन देन सब वो क्लियर करना पड़ता है, वो कहा कि नहीं, अभी भी हमको 3 महीने का और समय चाहिए। मतलब हम तब तक नहीं देंगे जब तक कि नए सिरे से नया मालिक हमारा यही बन करके नहीं आ जाएगा, तब तक हम नहीं देंगे। और उसके बाद भी क्या हुआ साहब कि नया मालिक आएगा कैसे, तो उसकी भी पुख्ता व्यवस्था है। जो हमें निर्वाचित करने वाला है, जो हमें चुनने वाला है, उस संस्था में ही मैं अपने ऐसे लोगों को बैठाऊंगा जिसके सामने हमें कोई दिक्कत परेशानी न हो। सारी संवैधानिक संस्थाओं पर एक तरीके से अपने मुहरे हम फिट करके, और फिर हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। एकीकृत राज्य स्थापित करेंगे, एकाधिकार करेंगे, एकाधिपति हम करेंगे। और लेकिन साहब, पसीना तो आ रहा है, हमारे नवाब साहब को पसीना तो आ रहा है, और उनके पसीना का ही परिणाम ये रहा है कि पिछले दिनों जो देश के अंदर युद्ध की स्थिति बना दी गई, पंजाब के बॉर्डर पर, पंजाब और दिल्ली के बीच में एक बर्डन बन के खड़ा हो गया था हरियाणा सरकार, खट्टर जी, आज उनको भी किनारे लगा दिया गया। अब पता नहीं किनारे लगाया गया या उनको पुरस्कार मिला है। आज वहां पर भी अभी अभी नया मंत्रिमंडल शपथ ले लिया। सुबह इस्तीफा हुआ और शाम को नया मंत्रिमंडल शपथ ले लिया, नया मुख्यमंत्री शपथ ले लिया, जो भी जैसे हो। लेकिन स्थितियां तो कुछ तो हैं, पसीना तो आ रहा है हमारे ये मोदी जी को। इसमें कैसे क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ बैंक कर्मी, बैंक यूनियन के नेता विश्वास उड़गी जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ हैं प्रबंध शास्त्र के प्रोफेसर और आजकल राजनीति पर भी गहरी दृष्टि रखने वाले, राजनीति और आर्थिक प्रबंधन अगर एक साथ मिल जाए तो उसका नाम बनता है प्रोफेसर अखिल स्वामी। अखिल स्वामी जी के पास हम चलेंगे आज के इस पर उनकी टिप्पणी के लिए की टिप्पणी लेते हैं। अखिल स्वामी जी, पसीना तो आ रहा है अपनी मोदी सरकार को, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? देखिए आनंद जी, जितना पसीना इन लोगों को आ रहा है उससे ज्यादा पसीना सीएमडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आ रहा है, उससे ज्यादा अडानी जी को आ रहा है। आपने देखा जब से ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर भी लगातार गिर रहे हैं और अडानी जी के शेयर भी लगातार गिर रहे हैं। अभी सूची बाहर नहीं आई है, अभी नाम बाहर नहीं है, लेकिन ये पता चल गया है किसके नाम है और उनके शेयर गिरने शुरू हो गए हैं। देखिए असली जो परेशानी है वो ये है, असली परेशानी ये है कि अडानी की कंपनी के शेयर्स को जो बढ़ाया गया था और सोचा गया था कि लोगों को जो है एनएफओ लाएंगे, नए लोगों को इनवाइट करेंगे, 3200 का शेयर बेच देंगे और उसके बाद एलआईसी जाने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड जाने, बाकी लोग जाने और पैसा जो आएगा चुनावी बॉन्ड के साथ वो भी लाख 1.5 लाख करोड़ जो है वो इलेक्शन में यूज हो जाएगा। अगर अडानी के शेयर गिरने शुरू हो गए और 30-40% गिर गए तो ये जो पैसे का स्रोत है ये कैसे काम आएगा?
क्योंकि देखिए लड़ाई जो चुनावी इस समय हो रही है वो एक तरफ करोड़ों अरबों रुपए है और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनका जितने धन के स्रोत थे उनको सुखा दिया गया है, उनके कांग्रेस के अंदर जितने बेईमान लोग थे उनको ले लिया गया है। अब अगर कांग्रेस के अंदर बेईमानी नहीं बचे तो उनके पास धन के स्रोत कहां से आएंगे? अशोक चव्हाण चले गए, वो संजय शुक्ला साहब थे, उनकी भी माइंस वगैरह हैं 250-300 करोड़ की, वो भी चले गए। शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो महाराष्ट्र के एक विधायक थे जो उनके खासम खास थे, उन पे भी ईडी की तलवार लटक रही थी, वो भी चले गए। तो भाई जो बेईमानी करेगा और जिस पे ईडी जाएगी वो अगर बीजेपी में चला जाएगा तो कांग्रेस का पैसा कहां बचेगा? अब जो समस्या आ गई है, अगर ये सूची सामने आएगी, इस सूची में तो बड़े बड़े आतंकवादियों का पैसा मिलेगा, इसमें तो शेल कंपनीज का पैसा मिलेगा, इसमें ऐसे लोगों का पैसा मिलेगा जो ड्रग स्मगलर्स हैं। ये मुझे शंका है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है। होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है देश विरोधियों का पैसा है, इसीलिए पसीना उन सब लोगों को आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स बैठे हैं वो कल रात सोए नहीं होंगे। अब मुझे नहीं पता उन्होंने सूची दी कि नहीं दी, क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया। तालवे साहब तो उनको भी कल हकलाने लगे थे, मतलब इतने बड़े वकील जो करोड़ों रुपए की फीस लेते हैं, आज तक मैंने उनको हकलाते नहीं देखा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने हकला रहे थे क्योंकि उनको एक ऐसा केस लड़ना था जो हारा हुआ केस। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो आखिरी ओवर है, उसमें उसे 10 रन बनाने हैं। 2 छक्के उसने मार दिए हैं, 1 छक्का और मैच वो जीत गया है। अब 6 बॉल पे वो पूरी तरह से आज की तारीख में किसी में इतना दम नहीं है कि इनके दमन चक्र को रोक ले। मात्र सुप्रीम कोर्ट से हमारी आशा है, जो उन्होंने अगर वो निर्णय लेता रहेगा और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर्स कोई गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, इनको सबको जेल भेज देता है, उसके बाद देखिएगा पूरा हिंदुस्तान जो है दिवाली मनाएगा। अच्छा स्वामी जी, एक टिप्पणी और आपसे, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में शायद यह भी एक प्रावधान है कि जो आदमी खरीदा अगर समय से वो नहीं भुनाया गया तो वो चला जाएगा अपना पीएम केयर फंड में। तो इसका मतलब है कि यह मामला तो पीएम केयर फंड तक पहुंचता है, तो ये सारा पैसा तो जनता का है। जब ये हो जाएगा कि ये सारा पैसा भ्रष्टाचार का यहाँ आया है तो उस पैसे की वसूली कैसे होगी? नहीं, यही तो मुद्दा है। देखिए, एक तो किसने बॉन्ड खरीदा, किसने बॉन्ड भुनाया। अच्छा, इसमें भी एक रहस्योद्घाटन है। 15 दिन के बाद भी ये बॉन्ड रिडीम किए गए हैं जो कि कानून विरुद्ध है। अच्छा, पीएम केयर फंड भी जो है वो भी चुनावी बॉन्ड की तरह है, उसका भी ऑडिट नहीं हो रहा है। पहले ये मैंने भी 101 रुपए दिए थे। अब आप कहेंगे 101 रुपए स्वामी जी कौन ज्यादा दे दिए आपने? अरे थे 101 तो 101 दिए। 101 केयर मैंने पीएम केयर फंड में ये सोच के दिए थे ये सरकारी फंड होगा, जैसे पीएम रिलीफ फंड होता है। वो पता चला ये प्राइवेट फंड है, इसका ऑडिट नहीं होगा। ये जो है मोदी जी का अपना दान पेटी है, जिसको बनाएंगे देंगे, जिसको बनाएंगे नहीं देंगे। तो अब मेरा 101 रुपए भी डूब गया उस चक्कर में। तो असली मुद्दा ये है कि ये जो पूरा चक्र है, पीएम केयर फंड भी वही है, चुनावी बॉन्ड भी वही है, अडानी के शेयर्स भी वही हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी और दोनों डायरेक्टर्स एमडीज तीनों ऐसे हैं जो एक्सटेंशन पे हैं। अब वो हो सकता है आज कहीं शाम तक 8 बजे राजीव जी और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और दोनों डिप्टी एमडी जो सीएमडी हैं ये रिजाइन न कर दे। अगर लोग रिजाइन कर दिए तो तब कैसे वसूली होगी? नहीं, वसूली क्या है, इसका मतलब थोड़ी है, वो तो उल्टी साहब बताएंगे। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया और आप पद में नहीं बैठे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, जेल तो तब भी जाना पड़ेगा। जी 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 स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चुनाव आयुक्तों की जो इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है वो हमारे अंदर से इसी सप्ताह है कि पसीना कहाँ कहाँ से निकलेगा। अब तो हम लोगों को ये देखना है। हमारे बीच इस समय ये गुजरात से जुड़ गई अम्बेडकर कारमा की एडवोकेट रत्ना जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता एडवोकेट संजीव सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। तो हम चाहेंगे पहले एडवोकेट संजीव सिंह जी से, अगर संजीव जी आप इस सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले दिनों में अब हमें अगर सत्ता बन जाती तब तो दूसरी बात है, लेकिन जहां तक उम्मीद दिखाई पड़ रही है, ऐसी हलचल ऐसी हड़बड़ी है कि ये तो फिर सत्ता में आने से रहे, ये जो हड़बड़ाहट बचा रही है। तो ऐसी हालत में इस खास करके
ये इलेक्टोरल बॉन्ड और ये पीएम केयर फंड के ऊपर आपकी टिप्पणी। जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सबको याद होगा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात संसद में हुई थी और उस समय देश के वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने जब चर्चा रखी थी, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिदम्बरम साहब ने उसका विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। और आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने लगातार कहा कि एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का और पूरी तौर से आप मतलब पूंजीपतियों के सामने समर्पित सत्ता होगी, और इसको लगातार विरोध भी किया। उस समय अरुण जेटली साहब ने कहा था कि साहब केवल हमारा ही फायदा थोड़ी ना होगा, इससे जितने दल हैं सबका फायदा होगा। मतलब इस तरह की बेशर्मी संसद में वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी उस समय किए थे, क्योंकि भाई बहुमत है, बहुमत का तकाजा था, उन्होंने कराया। बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं सारे लोगों का, खासकर अधिवक्ता बंधु कपिल सिब्बल साहब का और प्रशांत भूषण जी का, तमाम उनके साथ जो और भी अधिवक्ता बंधु है वो, और उस आरटीआई एक्टिविस्ट का, ये लोग तो स्वर्णिम अक्षरों में याद किए जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी लड़ाई ऐसी सत्ता के सामने, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि जो संविधान को तार तार करती जा रही है, कानून नाम की चीज नहीं रह गई, तो उसको लेकर के लड़ी गई। और इतनी बेशर्मी के बाद कि बताइए एसबीआई का चेयरमैन नहीं आता, डिप्टी चेयरमैन आता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि डिप्टी चेयरमैन क्यों भाई। और इतनी मतलब आप सोचिए ये दुस्साहस किया जा रहा है कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मौका दिया गया और आते आते कहा जा रहा है कि साहब 30 जून तक आप हमें मौका दीजिए। इससे तो एक स्पष्ट नजरिया पूरे देश में चला गया कि यानी इसमें दाल में काला है। और दाल में काले के बीच में आपने देखा कि वो चुनाव आयोग जिसको लेकर के पूरे नियम तार तार कर दिए गए थे, गोयल साहब का अपॉइंटमेंट होता है और इसी बीच गोयल साहब जो इस्तीफा देके जाते हैं, तो ये बातें स्पष्ट करा रही हैं कि ये सत्ता इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, चुनाव आयोग के नाम पे, और आपने कहा कि पीएम केयर्स को लेकर के आप बताइए, जो सरकार कहती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और पता चल रहा है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि न्यूज लॉन्ड्री और एक और किसी चैनल ने ये खबर हम सबके सामने लाई कि 335 करोड़ रुपए चंदे के रूप में लिए गए और 30-32 कंपनियों से, उसमें तो 2 कंपनियां डिजिटलिस्ट के मालिक थे, उनको साहब बेल तब मिला जब उन्होंने कहा कि हम आपको चंदा देंगे। यानी चंदा दोगे तो धंधा और चंदा नहीं तो जेल में बंदा। ये इस भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने चंदे के रूप में एक नई चीज शुरू की। और आज स्थिति ये है कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आज बताइए कि कहा जा रहा है कि पहले वकील साहब ने कहा, सरकारी वकील ने कहा, शर्म आती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले 6 सप्ताह का समय दीजिए, 3 सप्ताह का समय दीजिए। पूरे देश की जनता अगर आज कहीं न्याय की उम्मीद बची तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो खंडपीठ ने सीधे सीधे चंद्रचूड़ साहब के साथ कहा कि नहीं, कल आप ऑफिस आवर समाप्त होते यानी 12 मार्च के शाम तक आप इसको दोगे। और सिंपल सी चीज है, हम सारे लोग जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे बैठ करके बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट निकालने के लिए विद इन मिनट या और 1 घंटे मतलब घंटे भर लगते हैं। और इसको क्यों छिपाया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं लेकर के आज नरेंद्र मोदी की सरकार पसीने पोंछ रही है, पसीने इस बात के भी पोंछ रही है कि आज भगवान के मतलब मंदिर मंदिर जाकर के उस भगवान के सामने भी हाथ जोड़ने पे इनको माफी वो ईश्वर भी नहीं देने वाला है। 10 साल में इनके पाप का घड़ा भर चुका है। और ये मुकम्मल एक चीज और है, थोड़ी सी सुनवाई मुझे लगता है जो ईवीएम को लेकर के प्रशांत जी से पिछले दिनों मुलाकात हुई थी प्रयागराज में, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने लगातार कोर्ट के सामने कहा कि चुनाव होने के पहले इसकी सुनवाई कर ली जाए पूरी, तो कोर्ट ने न सुनते हुए 20 मार्च की डेट दे दी। अब इसके बाद मुझे नहीं मालूम है, अगर ये ईवीएम को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट से एक न्याय आ जाता जो कि पूरे 140 करोड़ देश की जनता चाहती है, क्योंकि तमाम सवाल उठे हैं और लोकतंत्र में, जनतंत्र में अगर एक वोट भी गलत होता है तो पूरे लोकतंत्र को शर्मसार करता है।
अगर एक वोट का भी मतलब एक मत का भी अगर उसका गलत तरीके से प्रयोग होता है तो वो गलत है। तो मुझे लगता है कि एक हमारे सामने जो ईवीएम वाला भी चक्कर है उसको भी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय के बीच कर लिया जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं अपने सारे वरिष्ठ पैनलिस्टों से कि पूरी गर्मी एसी में भी ये पसीना फेंकते नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके नेतागण। एसी भी आदरणीय तिवारी जी मंचों पे लगी होगी ना तो गमछे से पसीना पोंछते नजर आएंगे, चुनाव में दिखेंगे नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। हमारे साथ डॉक्टर सुरीलम भी जुड़ चुके हैं। हम ये विश्वास उर्गी और ये रत्ना जी का वर्जन ले, उसके पहले हम चाहेंगे कि डॉक्टर सुरीलम अपनी टिप्पणी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर सुरीलम। जी बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। चर्चा तो आप ही को आगे बढ़ानी होगी। मैं रामलीला ग्राउंड में कल जो पूरा 14 मार्च की जो बड़ी रैली है परसों, उसकी व्यवस्थाओं में मैं हूँ। तो मैं तो केवल जो हमारे सब पैनलिस्ट हैं विद्वत जन उनको मैं सुनने के लिए आ गया था और जो बात उन्होंने कही उससे मेरी पूरी सहमति है। मैं इसमें केवल इतना ही बात जोड़ना चाहता हूँ। असल में जो पूरे कैलकुलेशन पूरी तरीके से फेल हो वो कैलकुलेशन काम करना 22 तारीख के बहुत 2 दिन के अंदर ही इनको समझ में आ गया और इसके लिए बाद उन्होंने जो न्याय यात्रा चल रही थी सबसे पहले उसके ऊपर केस दर्ज कराए, FIR दर्ज कराए, रूट डाइवर्ट कराए। उसके बाद में पूरा का आपको मालूम है नीतीश कुमार की सरकार का ही पूरा, और इसके बाद में झारखंड का मुख्यमंत्री को जेल दिया। लेकिन डॉक्टर सुनीलम का अपना नेटवर्क नहीं है। अब वहाँ क्या स्थिति है, जैमर लगा है, क्या स्थिति है दिल्ली और हरियाणा और पंजाब और गुजरात भी सब के सब इस समय वो क्या कहते हैं कि लॉक जोन में अपना बैठे हुए हैं। अब हम चले विश्वास उड़गी जी के पास। विश्वास उड़गी जी, आर्थिक घपला आपने भी तो बड़ा बैंकिंग का काम किया है, तमाम घपले आपके सामने आए होंगे, लेकिन ये जो घपला है और ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी ये लोग कितने दुस्साहसी हैं कि इतना बड़ा घपला खुलेआम सामने डकैती करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी बार बार उसके आदेश निर्देश के बाद भी वो संज्ञान में ये लेना नहीं चाहते हैं। आप किस पर टिप्पणी? देखिए आज शाम तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जितना भी उनके पास डाटा है वो डाटा कोर्ट में लाके देना, ये पहली ऑर्डर है। और 13 मार्च मतलब 15 मार्च के पहले इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे ये सारा डाटा पब्लिक के लिए खोल देना, ये डायरेक्शन है। अभी आज मुझे मालूम नहीं है सुप्रीम कोर्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन आज शाम तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कितने बॉन्ड लिए गए, किसने लिए, इसका सारा ब्यौरा देना था। अब सवाल ये है कि आज के दिन क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन अगर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज डाटा नहीं आता है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को और पूरे बोर्ड को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सामना करना पड़ेगा। ये कल के ऑर्डर है। कल चंद्रचूड़ साहब ने जो ऑर्डर दिए उसमें यही कहा है कि मैं अभी कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 24 घंटे का मैं वक्त दे रहा हूँ। अगर वो डाटा लेके आप नहीं आते हो 12 तारीख के शाम तक, तो मेरा कंटेम्प्ट शुरू हो जाएगा और उस वक्त कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है कि पूरा बोर्ड खारिज हो सकता है। फाइनेंस सेक्रेटरी से लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन तक सबके ऊपर कंटेम्प्ट लागू हो सकता है, क्योंकि पूरा जब बॉन्ड रद्द होते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है, कब निकाला है, वो बजट पास होने के बाद फाइनेंस बिल में ये मनी बिल करके जब आया है, उसके बाद नोटिफिकेशन जो निकला अरुण जेटली के गवर्नमेंट ने, तो वो नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये सारे नाम
इसको छिपाने के ऑर्डर्स है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने के बाद वो छिपाने वाली बात एक्सपोज हो गई। उन्होंने कहा आरटीआई सुप्रीम देन योर बैंकिंग सिक्योरिटी लॉ, इसलिए सरकार एक्सपोज होती है, बीजेपी गवर्नमेंट एक्सपोज होती है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्सपोज होती है। तो मैं इतना ही जानना चाहता हूं, आज शाम को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोर्ट में नहीं पहुंचा है तो उनको एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू हो जाएगा और वो अरेस्ट भी हो सकते हैं। और अरेस्ट के मारे अगर ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना रेस्ट्रिक्शन दे दिया है, क्योंकि कल उन्होंने अपने डिप्टी चेयरमैन को भेजा था, क्योंकि उन्हीं लोगों के सिग्नेचर उस सारे रिपोर्ट पर है। चेयरमैन मिस्टर दिनेश खरा, इनके सिग्नेचर उस रिपोर्ट पर नहीं है, इसलिए उन्होंने डिप्टी चेयरमैन को भेजा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द चेयरमैन एंड गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसका फाइनेंस सेक्रेटरी। नोटिफिकेशन पर सिग्नेचर होते भारत सरकार के, इसलिए पूरी भारत सरकार और स्टेट बैंक ऑफ द चेयरमैन, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आज के बाद लागू हो सकता है। आज की बात मुझे बात नहीं। दूसरी बात, जैसे एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर चुका है क्योंकि वो अरेस्ट हो सकता था, जैसे चंडीगढ़ का जो एक इलेक्शन ऑफिसर प्रोसिक्यूट करने के ऑर्डर निकली है, वैसे ही अपॉइंटमेंट ऑफ राकेश, क्या नाम उनका, अरुण गोयल, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने था, इसलिए उसको फेस करने के बजाय उन्होंने अरेस्ट को टालने के लिए अपना रेसिग्नेशन दिया है। लेकिन वो खुद नहीं कह रहे, लेकिन हमको ये मालूम है कि वो अरेस्ट टालने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। वही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन कर सकते हैं। ये बात बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर इसके बाद कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पंतप्रधान शायद 15 तारीख को 2 इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करने वाले थे, उसकी 14 तारीख बन गई है, आज तारीख 12 है। 14 तारीख को जब 2 नाम आएंगे तो उस 2 नाम में प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर जो भी कोई होगा वो एक तरफ, और वो कांग्रेस का लीडर ऑफ अपोजिशन दूसरी तरफ। तो ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ के बेंच के सामने एक केस कल एडमिट हो गई है, तो वो कानून भी अंडर चैलेंज है। तो 14 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर आएगा, लेकिन वो कानून जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड खारिज कर दिए गए, वैसे वो भी कानून अगर माइनस चीफ जस्टिस अगर वो कमिटी है तो वो भी कानून खारिज हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के एक पहले वाले इस डिसीजन में कहा था। इसलिए 14 तारीख को प्राइम मिनिस्टर को अगर फिर से एक बार मुंह की खानी पड़ेगी, यह अभी से मैं बोल के रखता हूं। और ये जो इलेक्शन कमीशन का पूरा प्रोग्राम है वो आगे ही जाता रहेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट की कमिटी ही जो लॉ बना है वही चैलेंज होगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का डिफीट, अरुण गोयल का भाग जाना, बहुत सारे लोगों का हरियाणा की गवर्नमेंट गिर जाना और दूसरी उनके मनपसंद आना, ये सारी बातें जो आपने कहा ना पसीना छूटने वाली बात है, तो बीजेपी के लोग अंदर से भाग जाएंगे, मोदी अकेले रहेंगे, शायद कोई भी उनके साथ नहीं रहेगा। इस तरीके की एक हालात सुप्रीम कोर्ट ने पैदा की है। और सारे आईएएस ऑफिसर, सारे आईपीएस ऑफिसर जो समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ऑल दोज पीपल हु हैव एक्टेड इलीगली एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनली विल बी पनिश। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी अपॉइंट होना अब मुश्किल हो जाएगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड में जब नाम आएंगे तो आज की तारीख, कल के तारीख में 600 सेंसेस गिर गए हैं, स्टेट बैंक शेयर गिर गया है, पूरा मार्केट क्रैश हो सकता है। जब नाम पूरे बाहर आएंगे तो अभी जो 74,000 सेंसेक्स है वो कम से कम 2 या 3 हजार से लुढ़क जाएगा और इलेक्शन तक लुढ़कते ही रहेगा, जैसा वो अदानी के बारे में हुआ है। ये मार्केट क्रैश अदानी को और अंबानी को अर्थात मोदी सरकार को गिराने की शुरुआत है। इसलिए ये सारे दिन कल के बाद आगे इलेक्शन अनाउंस होने तक ये सभी मोदी सरकार के लिए पसीना आने वाली बात है। ये जो आपने कही वो सच है। बहुत बहुत धन्यवाद टुटकी जी। इस बीच हमारे साथ शशांक यादव जी भी जुड़ चुके हैं। आप समाजवादी नेता डॉक्टर सुनीलम अपनी टिप्पणी पूरी करें, अपनी बात पूरी करें। जी, मेरा नेट चला गया था। एक तो मैं पूरा जो डॉक्टर विश्वास टुटकी जी ने बोला है उससे मेरी सहमति भी है और मेरी उम्मीद भी साथ में है। अब वो उस उम्मीद के हिसाब से काम होता है नहीं होता है, हम लोग तो एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं।
क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से आपको मालूम था कि वो अचानक कल जो है वो जो है राष्ट्र के नाम अचानक 5:30 बजे का आ गया था सब जगह, फिर अचानक उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे अगर कि नीचे सोशल इक्वेशन बन रही है, जैसे उत्तर प्रदेश कर रहा है, जी कांग्रेस और सपा के तो एक इक्वेशन जिस स्तर के ऊपर बनी है वो अपने आप में पसीना जो है वो पैदा करने वाली है। जिस तरीके से इन्होंने कोशिश किया महाराष्ट्र के अंदर पूरा दबाव डाल करके एनसीपी को खल्लास कर दिया, शिवसेना को ठीक। आप दिल्ली रामलीला पसीना ग्राउंड में छुड़ाने हैं। वाली बात है। इसी तरीके से आप बिहार के अंदर आप देख रहे हैं, है ना, कि बिहार के अंदर भी एक मजबूत वहां पर गठबंधन है और तेजस्वी जिस तरीके से वहां पर मेहनत उससे भी नतीजे आ रहे हैं। दक्षिण भारत के अंदर एक तरीके का डबल लॉक लगा हुआ है। कर्नाटक के अंदर सरकार, तेलंगाना के अंदर सरकार 130 सीटों के ऊपर अगर कोई नाउमीदी की बात है, और उसके बाद में जिस तरीके से अखिलेश यादव जी और तेजस्वी जी ने जो कहा था कि भाई अगर हमारी 80 और 40 120 सीटों के ऊपर अगर हम इनको रोक देते हैं तो उसके बाद में नतीजा बदल जाना एकदम तय है। और मैं ये भी बात आपसे कहता हूं कि जो बात अभी उत्की साहब कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा करके डेमोक्रेसी को सबवर्ट करके ये पूरे मैनिपुलेशन हो रहे थे। लेकिन अगर सीधा खड़ा हो गया है सुप्रीम कोर्ट, और अगर इलेक्शन कमीशन के दो जो मेंबर्स अभी नियुक्त किए जाने हैं, अगर वो सरकार के अनुकूल नहीं होने वाले हैं और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा देते हैं, मुझे ये तो नहीं मालूम कि ईवीएम को लेकर के कोई जो है सुप्रीम कोर्ट को इतनी हिम्मत दिखाएगा, लेकिन वीवीपैट पैट को लेकर के 100% पर्ची की गिनती को लेकर के शायद कुछ हो सकता है, उसके अंदर भी पार्शली कुछ हो सकता है। तो पूरे देश में जो परिस्थिति बन रही है, अब खट्टर को क्यों बदलना पड़ा, है ना? ये तो उनका अपना चीफ मिनिस्टर था, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, लेकिन वहां पर भी इंस्टेबिलिटी पैदा होने का काम हो रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनसाइड प्रॉब्लम है, पार्टी के भीतर प्रॉब्लम है, पार्टी के अंदर एक तरीके से कब्जा इन्होंने करके बाकी सब सीनियर लीडर्स को एक तरीके से एक वो बना रखा है, न्यूट्रलाइज करके रखा हुआ की एक स्तर पर तलाश में है। उसी तरीके से जो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट है उसको भी समझ में आ रहा है कि अगर इनके हो जाएगा, जैसा कि किसान कर रहे हैं, कल जिस तरीके का बड़ा जी जी, आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप इसमें रामलीला ग्राउंड में हैं, अपना 14 तारीख की तक हमारे को महापंचायत की बचाने तैयारी का में। काम करेंगे, तो वो भी अपना जो है कुछ ना कुछ रास्ता निकालने का काम वो भी करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का प्रेशर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अभी काम कर रहा है, जी जी, रामलीला ग्राउंड के इर्द गिर्द भी अपना जिस तरीके का हॉट माहौल बना हुआ है हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक, उसमें देश में कुछ भी कहाँ कैसे क्या हो जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब हम चलते हैं ये शशांक यादव जी के पास। शशांक यादव जी, आप इन सारी चीजों को या ये रत्ना बोरा जी का भी ये नेटवर्क बार बार कट रहा है, आप भी जो है सो डेंजर जोन में इस समय चल रही है अपना गुजरात में। तो और ये सारे गुजराती मिलकर के पूरे देश को डेंजर जोन मिल रहे हैं। तो रत्ना बोरा जी, आपकी टिप्पणी अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर आनंद जी, अब सबसे पहले मेरे सारे पैनलिस्ट साथियों को आज के इस टॉपिक में जो भी यहाँ पे हाजिर हैं उन सबको मेरी तरफ से
नमस्कार। और जहां तक भी जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं उन सभी आपके दर्शकगणों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। और आज जो ये टॉपिक है बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, और मैं समझती हूँ कि जो भारतीय संविधान के जो 3 स्तंभ है, वैसे तो 4 स्तंभ है, उसमें मतलब अभी मैं लास्ट स्तंभ के बारे में बात करना चाहती फिलहाल। पर जो 3 स्तंभ है वो मतलब जैसे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका की जो भी मिलीभगत चल रही थी या हो रही है, उसके सामने जो तीसरा स्तंभ है मतलब न्यायपालिका, बहुत ही मजबूती से, बहुत निष्पक्ष तरीके से और सही मायने में जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, उसको इम्प्लीमेंट कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर फैसला आया है और उस पर जो सुनवाई चल रही है वो अपने आप में बहुत ज्यादा तारीफे काबिल है। और विधायिका ने जो गलत करने की सोची उसके ऊपर एक न्यायपालिका ने चेक एंड बैलेंस का जो एक सिस्टम होता है, हर किसी के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, तो उन्होंने न्यायपालिका ने अपना पूरा चेक लगाया है और उसके ऊपर इसको रोकने का काम किया है कि जो भी गलत चल रहा है। और देखा जाए तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है वो अपने आप में बहुत ही जाहिर तौर पे खुलेआम भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई, उस तरह का मामला है। पूरे विश्व में भ्रष्टाचार करने का ऐसा एक नया नायाब तरीका मेरे ख्याल से विश्व में कहीं पे भी नहीं है, जिस तरीके से ये मोदी सरकार ने, अरुण जेटली ने उस टाइम पे इसको ढूंढ के निकाला था। तो मैं, क्योंकि आप बार बार गुजराती हैं तो बताना चाहती हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे गुजरात में सीएम बन के आए पहली बार, तो उन्होंने एक नारा दिया था, पहले गुजराती में बताऊंगी फिर उसको हिंदी में भी बताऊंगी। वो खातो ही नहीं ने खावा देतो ही नहीं, मतलब मैं खाता भी नहीं हूं और खाने देता भी नहीं हूं। इतना बड़ा नारा दिया, लोग तो खुश खुश हो गए कि वाह भाई वाह, क्या हमें सीएम मिला है, एकदम मतलब बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन छवि वाला, एकदम कोरी स्लेट वाला हमें सीएम मिला है। और उसके ऊपर सबने पूरा पूरा भरोसा किया, इसी नारे पे वो इलेक्शन गुजरात में जीतते चले गए। परंतु जो ये भ्रष्टाचार का ये जो इतना बड़ा इन्होंने जिसे कहते हैं ना कि कुछ छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा उन्होंने भ्रष्टाचार का पिंडा खोल दिया है कि उसके सामने जो लगाम लगी है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक का टाइम दिया था कि भी आप पूरा का पूरा जो भी डिटेल्स है वो आप सुप्रीम कोर्ट में रखिए, और कोई बंद कवर में रखने की जरूरत नहीं है, इसको ओपन में रखिए और हमारे टेबल पे रखिए। परंतु आज उसको टाइम मांग रहे थे, वो 30 जून तक का टाइम मांग रहे थे। आप समझ सकते हैं 30 जून का टाइम मांगने के पीछे इन लोगों का क्या मकसद था। यही मकसद था कि भाई इलेक्शन हो जाएंगे और फिर जहां पे हमें करना है हम वो सब करके अपने आप दोबारा से 2024 को फतेह करेंगे, जीतेंगे, और फिर तो कौन है जानता है कि इलेक्ट्रॉन बोर्ड का क्या हुआ क्या नहीं, और ये मुद्दा दब जाएगा और सब भूल भाल जाएंगे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एसबीआई ने, जो कि देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक है, उससे टाइम मांगा था आज की तारीख तक का भी, परंतु टाइम नहीं मिला। और 24 घंटे के अंदर मतलब कल तक 13 मार्च तक इनको अपना ये जितना भी हिसाब किताब है वो बाहर रखना है कि किसने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से आपको चंदा दिया। और इसके बाद 15 मार्च तक इसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी अपलोड करना है, ताकि हर एक सामान्य से सामान्य नागरिक भी ये जान सके, समझ सके कि कहाँ किसको कितना पैसा मिला है, कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर ने सरकार को पैसा दिया और सरकार ने फिर उस कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना फायदा किया। माना समझ लीजिए कि किसी ए या बी ने 1000 करोड़ का चंदा दिया, तो उस 1000 करोड़ के एवज में सरकार ने उसको 10,000 करोड़ का टेंडर दे दिया, परियोजना बना दी। जी आनंद जी, मैं अभी बात पूरी करने वाली हूँ, पर मैं समझाना चाहती हूँ, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से खड़ा किया हुआ भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है। और जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट का लोगों के बीच में आया, तो इन्होंने एक सीएए को लाके उसके जो रूल्स है उसको बनाने के जाहिर कर दिए। मतलब 4 साल पहले से ये सीएए को लेके आए हुए हैं, परंतु अभी तक
ये लोगों ने रूल्स नहीं बनाए थे, और अब जब इलेक्शन के 2 ही महीने रह गए हैं, 2 महीने भी नहीं रह गए हैं, तब इन्होंने सीएए के रूल्स को लागू कर दिया है। तो कहने का मतलब ध्यान भटकाने की बात होती है। कांग्रेस के माननीय श्री राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार क्या करती है, तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करती है। एक तरफ ध्यान भटकाया जाता है और दूसरी तरफ जेब काट ली जाती है, तो यही सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि खुलेआम दलाली, खुलेआम कमीशन। जो इंसान ये कहता था कि मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा, हाँ एक मुद्दा बहुत जरूरी है, 2016 में नोटबंदी लेके आए थे, और नोटबंदी के टाइम पे भी इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने यही कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाइयों और बहनों मुझे 50 दिन दे दो, और 50 दिन के अंदर अगर मैं काला धन वापिस नहीं लेता, आतंकवाद दूर नहीं करता, तो आप मुझे खुले चौक में फांसी पे लटका देना। शायद आपको किसी को याद हो या ना हो, पर मुझे तो अच्छी तरह से याद है, क्योंकि वो गुजराती है तो मैं भी गुजरातन हूँ। उसके हर एक बात को बहुत ध्यान से समझती सकती हूँ और रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये इंसान ने कहा था कि मैं 50 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दूंगा। और दूसरी बात, जब नोटबंदी की गई थी तो काला धन वापिस आएगा, आतंकवाद दूर होगा, और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे फेकू प्रधानमंत्री हैं गुजरात के, वो फेकू प्रधानमंत्री का अब कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुल गया है। जो भ्रष्टाचार के को मिटाने की बात करते हुए सत्ता में आए थे, वो खुद, मैं तो कहती हूँ, ये अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ है ये विश्व गुरु, पर भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 विश्व गुरु है। पूरे विश्व में इनके जितना भ्रष्टाचारी कोई नहीं मिलेगा। ये मैं डंके की चोट पे कहती हूँ और खुलेआम कहती हूँ। तो बस अभी मेरी इतनी ही टिप्पणी है, जरूर पड़े तो जरूर बुलाइएगा, मैं यहीं पर बैठी हूँ। जी आनंद जी। जी रत्ना जी, आपके पास हम फिर आते हैं। आपके पास चौराहों पर तो हमारे प्रतिनिधि है बनारस के, बनारस का राजीव चौराहा, वल्लभ पटेल चौराहा, ऊधम सिंह चौराहा, मालवीय चौराहा, नंदी चौराहा, DLW चौराहा, सारे चौराहे पर लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की स्थिति है कि सांसद बन के तो आते नहीं है, आते हैं हवाई मार्ग से आते हैं और पत्ती गली से निकल जाया करते हैं। खैर अभी भी सूचना मिली है कि वो स्टेट बैंक ने अपनी डिटेल सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। अब आगे की स्थिति परिस्थिति क्या होगी, ये किसको कैसे क्या होगा, इसको देखना है। अब हम टिप्पणी के लिए बुलाएंगे एडवोकेट शशांक यादव जी को। शशांक यादव जी, ये टिप्पणियां जिस तरीके से निकल आ रही हैं, और भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से निकल के आएगा सामने, और ये भ्रष्टाचार केवल चुनावी बांड तक ही नहीं रहेगा, ये आगे भी बढ़ रहा है, ये PM केयर फंड तक जाएगा, और ये देश की जितनी संपदा लूटी गई है, ये सारे लूट में इनका क्या योगदान है, इनको क्या मिला है, अब तो सारी चीजें खुलेगी। तो क्या चुनाव से पहले इस पर एक्शन हो सकता है, या ये जनता के ही जिम्मे छोड़ दिया जाएगा इन सारे भ्रष्टाचार पर एक्शन के लिए? शशांक यादव जी। जी धन्यवाद तिवारी जी, और सभी पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं। ये एक्शन तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एक्शन कौन लेगा? एक्शन लेती है एग्जीक्यूटिव। एक्शन लेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ने डंडा जरा सा दिखाया तो उन्होंने आज लिस्ट जारी कर दी। अब लेकिन इसमें दो बातें बड़ी साइड बाय साइड बड़ी महत्वपूर्ण चल रही है। लीगल, उनका एक लीगल एंगल है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इलीगल हो गए, वो स्कीम रिजेक्ट कर दी गई, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स नाम अभी आ जाएंगे तो वो तो भ्रष्टाचार का एक पन्ना हुआ कि भ्रष्टाचार जिन लोगों ने फायदे उठाए हैं, 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर CBI की जांच है, जो चर्चा है, उन्होंने जांच के बाद पैसे दिए, फिर वो जांच का आता पता नहीं चला। ये तो मामले धीरे धीरे खुलेंगे। एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट फंसेगा जब इलेक्टोरल बॉन्ड कैंसिल हो गए और इन बॉन्ड्स को पैसे देके लोगों ने इनकम टैक्स की रिबेट ले ली। जो मार्केट का जो क्रैश डाउन है उसको समझने की कोशिश करिए कि मार्केट क्रैश क्यों हुआ, और अभी और क्रैश होगा, क्योंकि कंपनीज इलेक्टोरल बॉन्ड का इनकम टैक्स में रिबेट क्लेम कर चुकी हैं। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड
इलीगल हो जाएंगे तो जो एग्जम्पशंस लिए हैं इनकम टैक्स में, वो एग्जम्पशंस अब अपने आप में वो एग्जम्पशन भी फिर इलीगल हो जाएंगे। एक लीगल बहस शुरू होगी कि साहब उस समय ये स्थिति थी, आज की स्थिति ये है। तो एक गलत बात हमेशा गलत रहेगी। एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन वो भी मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, 100% जाएगा, क्योंकि अगर वो टैक्स रिबेट कैंसिल की जाती है तो सबका टैक्सेशन रिव्यू होगा। जो कंपनीज में कारपोरेट्स हैं जो पैसे दिए हैं, टैक्सेशन रिव्यू होगा, हैवी पेनल्टी जाएगी। तो जो मार्केट की क्रैशिंग है वो इसकी वजह से। और दूसरी चीज है, मार्केट क्रैश इसलिए हो रहा है कि कंपनीज को एक डर है कि उनके पब्लिक ओपिनियन जो बिगड़ेगी, क्योंकि मार्केट तो सेंटिमेंट पे चलता है कि अब लग रहा है जो हमारे यहाँ तरीका रहा है बिजनेस का, जिसको आप एक तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं कि सरकार के दम पे कारपोरेट्स अपना काम कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चोट पहुंचाई है। बहुत बड़ी चोट ये है क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर कि आप सब कुछ मनमाना नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप आएंगे। और अगर आप याद हो तो इसी दरमियान संविधान बदलने की भी डिमांड बड़ी तेजी से आने लगी है। बीजेपी के फिर दो जो है एमपीज ने, कर्नाटक के और एक कोई और है, उन्होंने फिर डिमांड उठाई है कि संविधान बदलने की जरूरत है। और सीए एनआरसी भी इसी जल्दी में लागू किया गया है कि कैसे चीजों को साइड ट्रैक किया जाए। और यहाँ पर रत्ना जी ने भी एक बात कही थी, वो किनारे से निकल गई, लेकिन जो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो कभी भी खुलेगा वो नोटबंदी है, जो मनमोहन सिंह कहते थे। और नोटबंदी में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 2016 8 नवंबर 2016 से पहले जो इनके जो पेट कारपोरेट्स हैं, अडानी जी हो या दूसरे लोग, वो और नोटबंदी होने के साल भर के अंदर उनकी पोजीशन क्या हुई, 10 गुनी, 20 गुनी, 50 गुनी तक हो गई एक साल के अंदर। तो कहीं ना कोई रिश्ता तो है ही है इस नोटबंदी में, और उनको जो है जिस तरीके से चीजें आई हैं, तो ये तो तथ्यात्मक है। अगर सरकारें बदलेगी तभी ये माहौल आएगा और जनता तक ये बात पहुंचेगी। जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक ये भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आने वाला है। तो ये सारे मुद्दे जनता के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित तो करेंगे, ये मुझे पूरा अपना मानना है। और ये भी अपनी इमेज को बनाने के लिए, जो आपने कहा कि वो मोदी जी पसीना पसीना हो रहे हैं, तो वास्तव में उनके लिए ये दिक्कत है। जिस तरीके से गडकरी जैसे सीनियर लोगों को किनारे किया जा रहा है, पार्टी पर होल्ड किया जा रहा है, तो एक हम लोग को तो सीधे सीधे कहा जा रहा है, विदेशी जितने भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं जो डेमोक्रेसी को आकलन को नापती हैं, तो दो बड़े विचित्र अब सर्वे आए हैं। एक तो बहुत करीब 2 महीने पुराना है, जहां पर ये कहा गया कि हमारे यहाँ इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप है। हम चुनाव देके एक एहसास करते हैं कि हमें वोट देने का अधिकार है, लेकिन सिस्टम सब गवर्नमेंट हाईजैक कर चुकी है। तो ये एक इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी नहीं है। और दूसरा एक पीयू का जो सर्वे आया, जिसमें 85% भारतीय जो है वो मान के चल रहे हैं कि देश की मिसाल जो है वो तानाशाह और एक मजबूत नेता में होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये जो रिस्पॉन्ड करने वाले होंगे वो मिडिल क्लास और शहरी अर्बन क्लास है। इसको बहुत आप ऑथेंटिक तो नहीं मान सकते हैं पब्लिक, हम लोग फील्ड के आदमी हैं, लेकिन ऐसे लोग मिलने लगे हैं। ऐसी बात नहीं, मुझसे ही 2-3 लोग पढ़े लिखे रिटायर्ड जो अंकल जी टाइप के लोग, जो ऑफिसर्स हैं, वो जो खाली बैठे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो इस तरह की भाषा करते हैं कि डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है, जब लगातार मोदी को ही जीतना है तो उसी को बना दीजिए, कारण जो है देश में काहे पैसा इतना खराब किए। तो एक आर्गुमेंट ये भी चलने लगा। जो कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं है, जब मैं उसे कहता हूँ कि एक तरफ आप देखोगे उत्तर प्रदेश, अकेला उत्तर प्रदेश में 25% बच्चों को जीरो उनकी फीडिंग हो रही है। माँ के दूध के अलावा 6 से 8 महीने के जो बच्चे, उनको खाने की चीजें अवेलेबल नहीं है। ये हेल्थ कंपनीज का लैंसेट जैसी संस्था ने ये छापा है। दुनिया में तीसरे नंबर पर नवजात बच्चे हमारे यहाँ
जो है वो जीरो फूड की स्टेज पर है, जिनको खाने पर माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है। भले 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे को बेस्ट ये माना जाता है कि 50% ब्रेस्ट मिल्क हो, उसके अलावा कोई दूसरी चीजें ना मिलनी चाहिए, वो चीजें नहीं हो पा रही। लेकिन ये सब चीजें किसी दूसरी दुनिया के लोगों को लगती हैं। एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि जो आपके जो यूरोप के बराबर जो 13-14 करोड़ का जो मिडिल क्लास है इंडिया का, वो यूरोप के बराबर है। उसकी क्रय क्षमता भी यूरोपियंस के बराबर है। तो लगता है कि इंडिया उन्हीं 13-14 करोड़ लोगों के लिए बना है। बाकी का 120 करोड़ आदमी, 125 करोड़ आदमी वो संवाद से बाहर है, वो कंसर्न से बाहर है, और वो भी ये मान के चलते हैं कि उसको कंसर्न से बाहर, संवाद से बाहर रखने के लिए धार्मिक एजेंडा काफी है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला, जो किसान आंदोलन, 784 मौतें हो गई, 380 दिन तक वो आंदोलन चला। लेकिन सरकार को कॉन्फिडेंस था कि हमें अपने एजेंडे पे पूरा कॉन्फिडेंस है, जो हिंदू मुस्लिम एजेंडा है, जो धार्मिक एजेंडा है, उससे टसमस नहीं होने वालेंगे। और मुझे लग रहा है कि अभी भी इनका वो कॉन्फिडेंस लेवल वही है। और एक बस आपको पॉजिटिव बात बता दूं, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कि वो चुनाव शुरू हो चुका है। तो मैं आपको पूरी ईमानदारी से और पूरी गारंटी से बता रहा हूं, ये चुनाव जनता लड़ रही है, और हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जनता के अंदर दिखाई दे रहा है। वो शोर तो नहीं मचा रही है, लेकिन सक्रियता उसकी हमसे ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि जनता भी इन मुद्दों पर कभी कभी पूछती है, तो ये मुद्दे धीरे तक पहुंच रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये अभी और एक स्नो बॉलिंग हो रही है, कि जैसे ऊपर से चलता है, जब चोटी से छोटा सा गोला, वो धीरे धीरे नीचे उतरता हुआ वो जो बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे चीजें बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, गुस्सा बड़ा होता दिखाई दे रहा है, नाराजगी बड़ी होती दिखाई दे रही है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जनता जवाब देने के मूड में आ गई है। यही कहना। जी शशांक जी, एक छोटी सी आपकी जिज्ञासा, आपने कहा चुनाव शुरू हो चुका है, तो चुनाव अभी शुरू कहाँ हुआ है? अभी तो आपके पास चुनाव कराने वाला ही नहीं है। अभी तो चुनाव कराने वाले को ही जो है सो चुनना बाकी है। और ये जो पूरा सिचुएशन बनता है, और ये जिस तरीके से इनका व्यवहार है अपने एकाधिपति का, तो वो क्या ऐसा तो नहीं कि अपना जो सारे पावर को ये सुप्रीम कोर्ट को ही अपना घोषित कर दे, कानूनी को अपना गिरफ्तार करवा ले? तो इस पर आपकी टिप्पणी? नहीं, ये तो एक इतना बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल आपने कर दिया है कि अब वो उठा के सुप्रीम कोर्ट के जजों को उठा के बंद करना शुरू कर दें, तो इसका तो कोई, इन बातों का, इन आशंकाओं का तो कोई वो जवाब नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि मुझे पूरी आशंका है, अगर ये चुनाव को बढ़ाना चाहेंगे तो इनके पास एक बहुत अच्छा तरीका है, कि जैसे जब नौकरी नहीं देनी है तो पर्चा लीक करवा दो, तो पूरी परीक्षा टल जाती है। ऐसी चुनाव अगर टालना है, तो एक का चुनाव आयोग बचा है, मुख्य चुनाव आयोग, उससे इस्तीफा करा दोगे तो विपक्ष बढ़ेगा कि तरीका ये हो, ये कहेंगे तरीका ये हो, मामला कानूनी एंगल में फंस जाएगा, तो चुनाव तो अपने आप में बढ़ जाएगा। तो ये तो इनके हाथ में है। जैसे आपने पूछा ना कि ज्योतिषी से पूछा कि राजा ने कि तोते जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, तो ज्योतिषी जानता था कि गर्दन तो राजा के हाथ में, मैं कहूंगा जिंदा रहेगा तो मरोड़ देगा, मैं कहूंगा मर जाएगा तो छोड़ देगा। तो आज की अभी एक स्थिति ये बनी हुई है कि लोकतंत्र वाले तोते की गर्दन तो अभी निश्चित रूप से एक तानाशाही प्रवृत्ति के हाथों में है। हमें इन्हीं परिस्थितियों में लेके निकलना है। लेकिन जो मेरा आपसे जो मेरा सबमिशन है, कि जनता की डेमोक्रेटिक वैल्यूज में आस्था बढ़ रही है, और जनता एक खामोश बगावत के मूड में है। एक ध्रुवीकरण मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, कि जो भक्त वाला जो समाज है वो भी बड़ी तीव्रता से जुड़ा हुआ है, और जो भक्तों के विरोध वाला है वो खामोशी से जुड़ा है। बस इतना अंतर है कि जो भाजपा के समर्थक हैं वो शोर के साथ है, और जो भाजपा के विरोधी है वो इशारों में एक दूसरे को, समर्थक को पहचान रहे हैं। और समर्थन हमें दिखाई दे रहा है कि जहां बिन बुलाई जगह, बिन अनजान जगह पे जब बैठ रहे हैं और लोगों से जो बात कर रहे हैं, तो ऐसा पहले के चुनावों में हमने कभी नहीं देखा। इस बार जब बात करो तो थोड़ी देर में व्यक्ति खुल रहा है, पहले तो चुनाव में आदमी खुलता ही नहीं था। अब जाओ
तो आदमी बात करता है। जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि मेरा एक तरीका दूसरा है कि मैं वोट बैंक या पॉलिटिकल मीटिंग्स में बहुत भरोसा नहीं करता हूँ। मैं जनसंवाद में ज्यादा भरोसा करता हूँ, जहां पर कोई परिचय ना हो। तो उसमें वो चीज मुझे लगती है कि सही फीडबैक है, और मुझे लग रहा है कि अच्छा आ रहा है तरीका। तो मैं तो एक आशावादी रहा जी हूँ, इस बार कुछ ज्यादा ही आशावादी हूँ। जी। जी एक बार हम फिर चले गए एडवोकेट संजय जी के पास। संजय जी, जिस तरीके से खुलासा दर खुलासा हो रहा है, तो न्यायपालिका तो केवल आदेशित कर सकती है, अपने आदेश का पालन कराने के लिए तो वो कार्यकारिणी के ही पास आएगी। और वहां से जो सिचुएशन बन रही है, वहां से अगर वो वाकई न्याय कर देती है, अपना वर्डिक्ट दे देती है, तो उसको लागू कराने वाला काम तो उसी को करना है जो आज की तारीख में सीधा सीधा कल्पित हो जा रहा है और उसी के ऊपर हमला हो रहा है। तो ऐसी हालत में उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा? और इस बीच अगर चुनाव हो जाता है और अगर ये पलट भी जाते हैं, तो आने वाली सरकार उसको ये क्या कर सकती है? इसकी कानूनी स्थिति क्या होगी? संजय। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात की जो इंडिया गठबंधन हुआ, हम उसी पे चलते, जो कि आपने कहा कि अगली सरकार बनेगी तो किस तरह से देश के इस जो संस्थाएं हैं उसको कैसे लेकर के चलेगी, चाहे वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए है या समाज की मजबूती के लिए है या संविधान की मजबूती के लिए। तो इंडिया गठबंधन एक वैचारिक गठबंधन जो बना, और उसका कारण यही था। आज जो आप कह रहे हैं कि अगर कोर्ट जजमेंट दे देता है, आपको ख्याल होना चाहिए कि मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, आज अभी पूर्व के वक्ता बात कर रहे थे, तो आपने सुना कि जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल साहब ने जो इस्तीफा दिया, आपको याद होना चाहिए कि 2019 में इसी तरह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। उस समय चुनाव आयुक्त हुआ करते थे अशोक लवासा। प्रधानमंत्री के कुछ चीजों को लेकर उन्होंने उनके ऐतराज व्यक्त किया था, और उसके बाद अशोक लवासा साहब ने इलेक्शन के पहले इस्तीफा दिया, और आपने देखा कि उसके बाद उनके ऊपर किस तरह से कानूनी शिकंजा कसा गया। उनके बेटे को लेकर के ईडी और फेमा के तहत तमाम कार्रवाइयां की गई। आज स्थिति ये है कि उस दौर से लेकर के, क्योंकि ये जो जनतंत्र है, ये जनतंत्र जनता के हाथों में है, और जनता साइलेंटली, क्योंकि उसको 5 साल में एक बार वोट देना है। आपने ठीक है पुलवामा के नाम पे वोट मांग लिया, उसके बाद से आपने जो कुकृत्य किया है सत्ता ने, अभी देखिए जैसे वेस्ट बंगाल का मामला है, जस्टिस गांगुली का मामला देखिए कि जस्टिस गांगुली लगातार तृणमूल सरकार पे हमलावर बने हुए हैं, और अंत में क्या होता है कि जस्टिस गांगुली इस्तीफा देकर के नरेंद्र मोदी जी के एक रैली में हाथों को चूम रहे और वीडियो चल रहा है, अब वहां से लोकसभा के प्रत्याशी बनेंगे। ये भी चल रहा है कि साहब जो भी गोयल साहब ने इस्तीफा दिया, हो सकता है वो भी कहीं भाजपा के प्रत्याशी न बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने अशोक लवासा से लेकर के और गोयल साहब तक की बात कही, ये जो ट्विटर पे जो चीजें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, ये जनता चला रही है, और जनता जान रही है कि चाहे जस्टिस गांगुली हो या गोयल हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। क्योंकि आज अगर कुछ भी इनके साथ गलत हुआ था तो उसका खुलासा होना चाहिए चुनाव आयुक्त साहब के द्वारा। वो इस्तीफा देते हैं, और उनको इस्तीफा देने का कारण होना था जो है कि चूंकि उनको चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए था, चीफ इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था, वो सीधे राष्ट्रपति को देते हैं। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति हमारी किस तरह से प्रधानमंत्री जी के अधीन है, इसमें कोई चीजें छिपी नहीं है, 24 घंटे के भीतर इस्तीफा ले लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जनता ये लड़ाई लड़ रही है, और जिस तरह से आपने देखा कि श्री राहुल गांधी जी की जो सामाजिक न्याय यात्रा थी, समाज में परिवर्तन के लिए न्याय यात्रा जो चल रही थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, उसमें चाहे वाराणसी हो, प्रयागराज हो, लखनऊ हो, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हुए यहाँ तक कि अंत में जाकर के आपके वहां पे झांसी तक, आगरा झांसी तक पहुंचने पे श्री अखिलेश यादव जी भी आए। आपने चीज गौर की होगी कि उत्तर प्रदेश में आज नौजवान लड़ता हुआ दिख रहा है सत्ता के खिलाफ, जहां की मीडिया पूरी तरह से खबर कहीं नहीं आने देती। पेपर लीक के मामले में लगातार उत्तर प्रदेश सरकार एक तरह से फेल हो चुकी है। पिछले आपको ख्याल होगा कि कोरोना काल में प्रयागराज में डीएम का तबादला किया गया था, उसको जबरन कोरोना का मरीज बना करके, और उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के जो है एक मंत्री के नाम तक आए थे, पेपर लीक हुआ था।
तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ का उत्तर प्रदेश का खासकर हम देखते हैं आज नौजवान उसमें नहीं है, दूसरी तरफ किसान लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था की हालात है, कहीं कोई चीज छिपी नहीं है। ये अलग बात है कि मीडिया पे पूरी तरह से कब्जा इनका है। दिन रात कहीं चैनल खोलिए तो चैनल तो छोड़ दीजिए, ट्रेन में बैठिए, बस में बैठिए, पेट्रोल पंप पे जाइए, हर जगह तो जनता ऊब चुकी है, क्योंकि जनता को सच्चाई सामने दिख रही है। और इसलिए अब कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार गिरती जा रही है, वो प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार दूर करने आए थे, जो लोकपाल कानून बना करके लोकपाल देने आए थे, आज भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से पूछ दिया जाए कि बताओ देश का लोकपाल कौन है, तो बताने में शायद सक्षम नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरह से जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस तरह से पूरी सामाजिक मतलब कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब किया इस सरकार ने, क्योंकि पूरे बुजुर्ग ये कहते हैं कि साहब 47 के समय भी ऐसी देश की हालत नहीं थी। और जो अर्थव्यवस्था की हालत तो कहीं छिपी नहीं है, जीडीपी हमारी लगातार कमजोर हुई है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार नीचे जो रोजगार देने का काम करते थे, किसानों की बदतरी इस तरह है कि साहब 153% जो निर्यात होता था यूपी की सरकार में, वो घट करके कहीं नीचे आ गया उनसे 50%। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे वो जनता तैयार है। और आज जीता जागता उदाहरण है हरियाणा में जिस तरह से उनका फेरबदल हुआ। भाई खट्टर साहब कहाँ थे? मोदी जी कहते थे ना कि हमारे साथ मोटरसाइकिल पे टहलते थे, हम पूरा हरियाणा टहलते थे। तो मोदी जी ने जिसका नाम लिया समझिए उसकी बारी लगने वाली थी, हम लोग समझ रहे। अब यही है कि अब आने वाले दिनों में ये घबराहट ये बता रही है कि कहीं न कहीं जनता मजबूत होती जा रही है और जनता ही चुनाव बदलाव करेगी। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे साथियों का। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार का चंगुल, भ्रष्टाचार का पंजा सीधे सीधे पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर तक पहुंच चुका है। और जाहिर सी बात है कि उनका पसीना छूटना और उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनका पसीना तो अपना छूटना शुरू हो चुका था, उनके इस्तीफे धड़ाधड़ आना शुरू हो चुके थे। और उसी इस्तीफे का अगला चरण क्या होगा? आज सुप्रीम कोर्ट के डंडे के चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना स्टेटमेंट जमा कर दिया है ये सर्वोच्च न्यायालय में। अब अगला कदम क्या होगा, अगला कदम कैसे होगा, उस पर कैसे निर्णय होगा? आने वाले दिनों में चुनाव होगा, चुनाव टाला जाएगा, अपने चुनाव आयुक्तों की स्थिति क्या होगी? क्या ये सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई से पहले ये अपने चुनाव आयुक्तों की ये नियुक्ति कर देंगे 14 तारीख को? और इन सारी और उन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने के बाद क्या उनसे ये अपना सीधे प्रमाण पत्र सबको दिलवा देंगे, अपना चुनाव की प्रक्रिया नहीं होगी? इन सारी चीजों पर आगे ये हमारा मजबूत जनतंत्र है और जाहिर सी बात है जनता यहाँ की जागरूक है, सबसे पुराना जनतंत्र है। और जुझारू जनता अपने अधिकारों के लिए जनता लड़ना भी जानती है। अगर जनता खामोशी के साथ अपना शांतिपूर्वक ये